हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। और इसमें हम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज और साथ साथ में कांग्रेस के आइडियोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे कि वो किस तरह से भारत की एक मेजर रूलिंग पार्टी रही एक बहुत लंबे समय तक। सिंस देयर वाज रूम विद इन द पार्टी फॉर द वेरियस फैक्शन टू फाइट ईच अदर, ये हम पढ़ चुके थे कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने मेंबर्स को अपने विचार रखने की आज़ादी देती है, जबकि बहुत कम पार्टियों में ऐसा होता है कि दूसरी आइडियोलॉजी को स्वीकार किया जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आपको इस तरह का रूम प्रोवाइड करती है कि आप अपने विचार एक्सप्रेस कर सके। ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं और ये ग्रुप बाद में फिर इसकी कमज़ोरी भी बने। पहले ताकत थे लेकिन धीरे धीरे ये बिखरती जा रही है। जैसे अब आप राजस्थान में देख रहे हो, पहले आपने देखा मध्य प्रदेश में, तो पार्टी बिखर रही है। मोस्ट ऑफ द स्टेट यूनिट्स, बहुत सारे स्टेट यूनिट ऑफ द कांग्रेस वर मेड ऑफ न्यूमेरियस फंक्शन। इस तरह के बहुत सारे गुट हैं। फंक्शन का यहाँ मतलब है कि अलग सी विचार रखने वाले कांग्रेस में, और बहुत सारी यूनिट हैं ऐसी। द फैक्शन टुक प्लेस डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पोजीशन मेकिंग द कांग्रेस अपीयर एज ए ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी। और भिन्न भिन्न फंक्शन वाले लोग मिलकर, भिन्न भिन्न आइडियोलॉजी के लोग मिलकर क्या बनाते हैं, एक कांग्रेस की पार्टी का निर्माण करते हैं। ठीक है। द अदर पार्टीज प्राइमरली attempt to influence these function and thereby indirectly influenced policy and decision making of the margins. They were far removed from the actual exercise of authority. They were not alternative to ruling party. Instead, they constantly pressurize and criticize, censored and influence the Congress. मतलब इन फंक्शंस का लाभ भी उठाती है दूसरी पार्टियां, उनका नाम ले लेकर उनका क्रिटिसाइज भी करती हैं कांग्रेस की। The system of function functioned as the balance mechanism within the ruling party. लेकिन इस तरह का जो फंक्शन है, मतलब एक दूसरी विचारधारा है, एक दूसरे के विरोध में विचारधारा है, ये कांग्रेस को बैलेंस बनाए रखती है। अपोजिशन पार्टी के जब क्रिटिसाइज करती है तो कांग्रेस को एक सुधार का मौका मिलता है। Political competition therefore took place within the Congress. कांग्रेस के अंदर ये एक नेगेटिव पॉइंट आ गया सामने कि इस फंक्शनिज्म के कारण कांग्रेस में पावर के लिए कंपटीशन होता रहता है। जैसे अभी सचिन पायलट और गहलोत में पावर को लेकर या पोजीशन को लेकर क्राइसिस चल रहे हैं, पार्टी टूटने के कगार पे हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी 5-6 महीने पहले महजी सिंधिया और ज्योतिर्मय सिंधिया और जो वहाँ के कमल नाथ थे सीएम, उनके बीच में क्राइसिस था और अंत में वो पार्टी टूटी और बीजेपी की सरकार वहाँ बनी। तो इस तरह से बैलेंस के साथ साथ फिर कंपटीशन भी होता है पावर के लिए, और अंत में 3 नेताओं में कंपटीशन इतना बढ़ जाता है कि वो पार्टी को हानि ही पहुँचाती है बाद में। इन दैट सेंस द फर्स्ट डेकेड ऑफ द इलेक्टोरल कंपटीशन द कांग्रेस एक्ट बोथ द रूलिंग पार्टी एज वेल एज ओपोजिशन। और कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस के विरोधी हैं, मतलब गुट हैं। तो जो शुरू के दिन थे, फर्स्ट डेकेड मतलब 1950 से 60 के बीच में, कांग्रेस खुद इलेक्शन लड़कर रूलिंग पार्टी भी बन रही थी और उसका विरोध करने वाले ओपोजिशन उसके पार्टी में ही थे। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। फिरोज गांधी थे, इंदिरा गांधी के हस्बैंड फिरोज गांधी, राजीव गांधी के पिता, राहुल गांधी के दादा। वो क्या थे, वो नेहरू कांग्रेस में थे, लेकिन नेहरू जी के बहुत खिलाफ थे और उन्होंने अपनी पार्टी का ही एक बड़ा घोटाला इस संसद में सामने रखा था ला करके। तो इस तरह से ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी दोनों की भूमिका अदा करती है। और इसकी वजह से ही, क्योंकि ये एक छत्र साम्राज्य रहा है और इस काल को कांग्रेस सिस्टम भी कहा गया है। कांग्रेस सिस्टम मतलब ऐसा पीरियड जिसमें कांग्रेस ही कांग्रेस थी, रूलिंग में भी और ऑपोजिशन में भी। ठीक है।
उसके बाद इमरजेंस ऑफ ओपोजिशन पार्टी। ऐसी बात नहीं थी कि हमारे देश में ओपोजिशन पार्टी नहीं थी, लेकिन जैसे कांग्रेस इतनी पॉपुलर थी तो ओपोजिशन पार्टी को इतना रूम नहीं मिल रहा था। मतलब ओपोजिशन पार्टी जो है वो इतनी मजबूत स्थिति में नहीं थी कि वो कांग्रेस का सामना कर सके। एज वी नोटेड अबव, इट इज नोट दैट इंडिया डिड नॉट हैव ओपोजिशन पार्टीज ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हाइल डिस्कसिंग द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन। मतलब इंग्लिश में मतलब ओपोजिशन पार्टी इतनी मजबूत नहीं थी कि हम उनका इलेक्शन का किसी रिजल्ट को डिस्कस कर सकें। क्यों? क्योंकि अकेली एक बड़ी पार्टी सीपीआई के रूप में उभरी थी जिसको 16 सीट मिले थे। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, 489 सीटें होती हैं और उनमें से सिर्फ और सिर्फ 16 सीट अपोजिशन को मिल रही है, तो डिस्कस करने लायक कुछ है नहीं। ठीक है, तो इस तरह से 1952 some of these has come to be into the before the first general election। और बहुत सारी पार्टियां थी, ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस में पार्टी वो कांग्रेस के बाद हमारे देश में पार्टी नहीं थी। बहुत सारे अपोजिशन पार्टियां थी हमारे देश में और मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। बट इसमें से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी तो ऐसी थी जो स्वतंत्रता से पहले ही थी। 40 के करीब पार्टी तो उस टाइम भी थी। 1952 में बहुत सारी और पार्टियां अस्तित्व में आ गई और इसके बाद तो सिलसिला चल पड़ा कि मतलब इलेक्शन के टाइम या इलेक्शन से पहले पार्टियां बनती रहती हैं। इंडिया में नई नई पार्टियों का अस्तित्व होता रहता है, या पार्टियों में से पार्टी बिखर जाती है, कुछ एक धड़ा अलग हो जाता है जो मेन पार्टी से संतुष्ट होता है किसी कारण से, टिकट वगैरह को लेकर। ऑल दीज अपोजिशन पार्टी सक्सीड इन द गेनिंग ओनली ए टोकन रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा। बट ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हमारे कोई अच्छी मतलब अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। मतलब ऐसा नहीं है कि हम हर पार्टी को डिस्कस कर सके। यहाँ कई पार्टियों को तो एक दो सीट ही मिलती हैं लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में। येट देयर प्रेजेंस प्लेड ए क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द सिस्टम। बट इसके बावजूद भी डेमोक्रेसी के लिए एक सांस की तरह है ओपोजिशन पार्टियां। अगर ओपोजिशन पार्टी ना हो तो रूलिंग पार्टी आर्बिट्रेरी पार्टी बन सकती है। These party offered a sustained and often principled criticism of policies and practice of the Congress party. This kept the ruling party under check and often changed the balance of the power within the Congress। और कांग्रेस पार्टी को ये पार्टियां भी जो अपोजिशन पार्टियां हैं इसके ऊपर प्रतिबंध लगाती हैं और कई बार तो कांग्रेस के अंदर ही पावर जो है वो बैलेंस होती रहती है। बैलेंस का मतलब होता है एक लीडर मान लो बहुत ताकतवर है तो दूसरा लीडर उसके बराबर में आकर कहता है कि मैं भी ताकतवर हूँ। जैसे पीछे हरियाणा में हुड्डा और वीरेंद्र सिंह के बीच में एक बड़ी जंग छिड़ी हुई थी। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी लीडर्स हैं जो इस मैकेनिज्म को कांग्रेस के मैकेनिज्म को बैलेंस करते रहते हैं और पावर का जो अल्टरनेटिव है वो बदलता रहता है, चेंज होती रहती है, एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहती। और आपको पता है इस तरह से पावर की अगर चेंज होती है तो ये डेमोक्रेसी के लिए बड़ा अच्छा होता है कि एक जगह पावर सेंटर्ड नहीं होती। ठीक है, ये 1954 में कार्टून बनाया गया था और इसमें कांग्रेस बैठी हुई है, बहुत स्ट्रेंथ पोजीशन में है और बहुत सारे लीडर्स A.K. गोपालन, आचार्य कृपलानी, N.C. चटर्जी, श्रीकांत नैयर, सरदार हुकम सिंह ये कांग्रेस के अंदर ही थे। नेहरू और उसकी कैबिनेट के विरुद्ध में वो उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे। मतलब ये फंक्शनिज्म दिखाया गया इस कांग्रेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद है स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी बनी थी 1961 में और ये KM 59 में, अगस्त 59 में ये बनी थी। और जो इसके जो मेन थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये पहले कांग्रेस में ही थे, बाद में ये कांग्रेस से अलग हुए और इन्होंने एक स्वतंत्र पार्टी अलग से बनाई
स्वतंत्र पार्टी was formed in August 1959 द नागपुर रेजुलेशन ऑफ द कांग्रेस में एक नागपुर रेजुलेशन पास हुआ था जिसमें क्या था, इट कॉल्ड लैंड सीलिंग, भूमि के खिलाफ थी, मतलब लैंडलॉर्ड से जमीन ली जा रही थी और किसानों को दी जा रही थी। कोऑपरेटिव फार्मिंग अडोप्टिंग की बात हो रही थी रसिया की तरह, सहकारी कृषि जिसमें खेत किसी एक व्यक्ति के नहीं होते हैं बल्कि बहुत सारी लोग मिलकर एक ही बड़े फार्म पर खेती करते हैं। द पार्टी हैड वाज लीड बाय ओल्ड कांग्रेस लाइक सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, एन रंगा, मीनू मसाई, ये बड़े फेमस नेता थे और लगभग सारे कॉन्स्टिट्यूशन सभा के सदस्य थे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में महत्वपूर्ण इनकी भूमिका थी। द पार्टी स्टूड आउट फॉर द अदर इन टर्म ऑफ इट्स पोजीशन ऑन द इकोनॉमिक इश्यू, और कोई इकोनॉमिक इश्यूज पे बात हुई इन लोगों की और सभी एक दूसरे के अपोजिट चले गए। स्वतंत्र पार्टी वांटेड द गवर्नमेंट टू लेस एंड लेस इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग द इकोनॉमी, मतलब देखो कांग्रेस उस टाइम क्या अपनाई हुई थी, कांग्रेस उस टाइम समाजवादी पैटर्न अपनाए हुए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर पे इसका कंट्रोल हो सरकार का। बट जो स्वतंत्र पार्टी वो ये चाहती थी कि आप कम से कम कंट्रोल कीजिए, मतलब ऐसी इकोनॉमी को चाहते थे वो जो कैपिटलिस्ट किस्म की हो, मतलब प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा महत्व देते थे। इट बिलीव्स दैट प्रोस्पेरिटी कुड कम ओनली थ्रू इंडिविजुअल फ्रीडम, उनका मतलब ये था कि जैसे समृद्ध देश हुए हैं अमेरिका, इंग्लैंड जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी को देकर, इंडिविजुअल की फ्रीडम देकर, इसी तरह हमारा देश भी इकोनॉमिक रूप से मजबूत हो सकता है। हमें भी इंग्लैंड और अमेरिका की तरह प्राइवेटाइजेशन का पैटर्न अपनाना चाहिए, लेकिन नेहरू जी जो थे वो खिलाफ थे इन चीज़ों के और सोशलिज्म का पैटर्न अपनाना चाहते थे, तो इस वजह से वो अलग हो गए थे। इट वाज क्रिटिकल ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ स्टेट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, सेंट्रलाइज प्लानिंग, नेशनलाइजेशन एंड द पब्लिक सेक्टर इंस्टेड, मतलब ये चाहते थे कि डेवलपमेंट स्ट्रेटजी कैसे हो, स्टेट का कम से कम इंटरवेंशन हो, कम से कम इंटरफेयर हो, सेंट्रलाइज प्लानिंग और नेशनलाइजेशन मतलब राष्ट्रीयकरण बैंकों का, उद्योगों का वो नहीं होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। और अंत में है ये हमें अपनाना भी पड़ा 1990 में, ये जो लास्ट चैप्टर उसमें आप पढ़ोगे कि किस तरह से हमारी जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेशन पे आ गई थी 1990 में इस सामाजिक पैटर्न के कारण। इट इंस्टेड फेवर्ड एक्सपेंशन ऑफ ए फ्री प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को वो बढ़ावा देना चाहते थे। द स्वतंत्र पार्टी वाज अगेंस्ट द लैंड सीलिंग, वो जमींदारों से भूमि मतलब भूमि छीन लेने में भी विश्वास नहीं करते थे, और वो एग्रीकल्चर को कोऑपरेटिव फार्मिंग जो रसिया में चली हुई थी कि सारा सबका खेत एक मिला दिया जाएगा और सारे लोग मिलकर खेती करेंगे, वो इसके विरुद्ध थे। और ये काफ़ी सही भी है, अगर सब मिलकर काम करने वाली कोऑपरेटिव खेती करे तो कोई भी खेत में ना जाए काम करने के लिए। ये तो प्राइवेटाइजेशन है जिसके लिए उनको पता है कि ये जो कमाई होगी वो आपकी होगी, और इस वजह से वो लोग जाते हैं कमाने के लिए। इट वाज आल्सो अपोज टू द प्रोग्रेसिव टैक्सरिज्म एंड डिमांडिंग डिसमेल्टिंग ऑफ द लाइसेंसिंग रिज्म, और वो कहते हैं कि ज़्यादा टैक्स ना लगाएं, और जो ये उद्योगों के लिए आप कहते हो कि परमिट और लाइसेंस होना चाहिए, मतलब उद्योग खोलना इतना मुश्किल बना देते हो आप, लाइसेंस प्रदान नहीं करते, ये ख़त्म होना चाहिए। और अंत में 1990 में हमने ये ख़त्म भी करना पड़ा लाइसेंस राज। अब किसी भी चीज़ के लिए लाइसेंस की आपको ज़रूरत नहीं होती, एक दो उद्योग ऐसे हैं जिसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। इट वॉज क्रिटिकल of the policy of non-alignment and maintaining friendly relation with the Soviet Union and advocate closer tie with the United States। ये नॉन अलाइंड मूवमेंट की पॉलिसी के खिलाफ थे। आगे आप पढ़ोगे कोल्ड वार के समय दो गुटों में बट गई थी दुनिया, ये शायद मैंने फोर्थ चैप्टर में आपको बताया था। और भारत ने क्या कौन सी नीति अपनाई थी, नेम का मतलब होता है हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हैं, हम नॉन अलाइनमेंट देश हैं जो तटस्थ हैं इस कोल्ड वार से। लेकिन ये लोग चाहते थे कि भारत जो है या तो रसिया के साथ अच्छे संबंध बनाए और यूएसए के साथ भी अच्छे क्लोजर टाई होनी चाहिए। द स्वतंत्र पार्टी गेन स्ट्रेंथ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री बाय वे ऑफ मर्जर विद न्यूमेरियस रीजनल पार्टी एंड इंटरेस्ट। स्वतंत्र पार्टी
चाहती थी कि जो कंट्री है वो उसमें जितनी भी भिन्न भिन्न पार्टियां वो एक दूसरे में मर्जर हो जाएं, और मर्जर हो जाएंगी तो वो थोड़ी सी मजबूत होंगी, और मजबूत होंगी तो वो देश की डेमोक्रेसी में एक अच्छा रोल प्ले कर पाएंगी। अगर वो इसी तरह बिखरे रही तो इस तरह से वो कांग्रेस का सामना नहीं कर पाएंगी। It attracted the landlords and princes who wanted to protect their land and status that was being threatened by the land reforms legislation। और इस तरह से जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे और राजा थे उस टाइम, जिसके पास बहुत सारा धन दौलत था, प्रॉपर्टी के नाम पर, लैंड रिफॉर्म्स के नाम पर सरकार उनसे ज़मीनें छीन रही थी, तो लोग जो हैं उनको ये पार्टी बड़ी अच्छी लगी क्योंकि वो उनके हितों के लिए बोल रही थी। The industrialist and the business class who were against nationalism and the licensing policy also support the party। जो लोग नेशनलाइजेशन के खिलाफ थे, प्राइवेटाइजेशन अपनाना चाहते थे, उद्योग लगाना चाहते थे, और जो लाइसेंस पॉलिसी को भी का समर्थन नहीं करते थे, वो उन लोगों ने भी इस पार्टी का समर्थन किया। इस तरह से यह पार्टी आपको समझ तो आएगी सोशलिज्म पैटर्न के खिलाफ थी, और जो इंग्लैंड और अमेरिका में इकोनॉमी का पैटर्न है वो उसे अपनाकर चाहती थी कि भारत में भी औद्योगिक विकास हो, लोगों के पास इतना ये मतलब उनके पास मौका हो कि वो अपने उद्योग खोल सकें खुद और पैसा कमा सकें। ये राजगोपालाचारी हैं और ये हमारे सबसे फर्स्ट स्वतंत्र भारत के पहले ये बने थे गवर्नर जनरल, ठीक है। गांधीयन लीडर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर थे, और सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड भी यही थे। भारत रत्न आपको पता है ना, सिविलियन अवार्ड, ये सबसे पहले इन्हीं को मिला था, ठीक है। दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, मतलब कुछ भी हो सकता है, दिग्गजों को भी रास्ता दिखाया जा सकता है। उसके बाद कांग्रेस पे आते हैं हम। दिस पार्टी प्रिवेंटेड द रेसिस्ट विद द सिस्टम फॉर टर्निंग एंटी डेमोक्रेटिक। और जो वैसे ही चाहे हमारी अपोजिशन पार्टियां मजबूत नहीं रही, लेकिन डेमोक्रेसी की रक्षा करने के लिए काफ़ी थी और बड़ी अच्छी भूमिका इन्होंने निभाई, गवर्नमेंट की तानाशाही पर रोक लगाई। दिस पार्टी आल्सो ग्रूम्ड द पीपल। देखो, ग्रूम करना होता है नेताओं को, पॉलिश करना मतलब उन्हें नेतागिरी सिखाना, ठीक है, कि वो राजनीति में भाग ले सकें, और ऐसा कि देश संकट में हो तो उन्हें किस तरह से काम करना है, किस तरह से सरकार का विरोध करना है, पॉलिटिकल पार्टियां ये दिखाती हैं। इन द अर्ली ईयर, शुरू में हमारे देश में बड़ा म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी, एक दूसरे के नेता के विरुद्ध थे, पार्टी दूसरी थी, लेकिन तब भी बहुत अच्छी एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट थी, क्योंकि ये सारे लोग रिस्पेक्टेड थे। और आपको पता है जब पहला कैबिनेट बना था नेहरू जी के नेतृत्व में, हमारी पहली सरकार बनी थी, उसमें बहुत सारे ऐसे मंत्री भी थे, 2-3 मंत्री ऐसे थे जो उस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, लेकिन नेहरू जी को लगा कि ये बहुत अच्छे नेता है और देश को इनकी सेवाओं की ज़रूरत है, तो उन्होंने भीमराव अंबेडकर को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, और जब जवाहरलाल नेहरू ने ऑफर किया कि आप जो है वो हमारे कैबिनेट में आइए, और इन्होंने काम भी किया। बाद में इन्होंने रिजाइन दे दिया, वो अलग बात है। और सोशलिस्ट लीडर जयप्रकाश नारायण जो गांधीयन लीडर थे, उन्होंने भी कांग्रेस के, वो नेहरू जी के बड़े अच्छे दोस्त थे, और उन्होंने भी इस पार्टी को अपनाया, मतलब इस पार्टी की सरकार को ज्वाइन किया, ठीक है। Thus, this first phase of democratic politics in our country was quite unique। और इस तरह से चाहे हमारी देश की जनता पुअर थी, लिटरेट नहीं थी, क्राइसिस थे, बहुत सारे झगड़े थे, कॉन्फ्लिक्ट थे, पार्टीशन हुआ था, गरीबी बहुत थी देश में, इसके बावजूद भी हमारे जो पॉलिटिकल नेता थे वो बहुत अच्छे थे, राजनीति बहुत अच्छी थी। द इंक्लूसिव character of national movement led by the Congress enabled to attract different section, group and interesting, making it broad based social and ideological coalition। और कांग्रेस ने क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा किया था नेशनल मूवमेंट के टाइम,
तो इसको अट्रैक्ट बनाया, लोगों के को ये अट्रैक्टिव लगी, क्योंकि एक तो इन्होंने भाग लिया, दूसरी तरफ ये हर सेक्शन, हर सोशल ग्रुप, हर आइडियोलॉजी के लोगों की को एक समान मानती थी। इनको मतलब एक छाते के नीचे सब लोग लाना उनको आता था। ठीक है, ये हमारी जो फर्स्ट कैबिनेट है नेहरू जी की, और इसमें 1947 में ये बनी थी। और ये आप देख लेना, नेहरू प्रधानमंत्री हैं, राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल थे 1948 में। उसके बाद तो गवर्नर जनरल की पोस्ट ही ख़त्म कर दी थी। उसके बाद जो हैं रफ़ी अहमद किदवई, बलदेव सिंह, मौलाना आज़ाद, प्राइम मिनिस्टर नेहरू, चक्रवर्ती गोपालचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजकुमारी अमृत कौर, ये अकेली महिला थी वही जो इसमें मंत्री थी पहले उसमें। जॉन मिट्ठल एंड जगजीवन राम। जगजीवन राम का नाम आपने 1977 में भी पढ़ा होगा, और ये उप प्रधानमंत्री बने भारत के। भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, ये आप देख लेना। और ये फणेश्वर नाथ रेणु हैं, बिहार के एक विलेज से हैं। ये लिखते थे सोशलिस्ट पार्टी के बारे में लिखा इन्होंने कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी और जो दूसरे हैं वो जाति के आधार पर लोगों को लड़वाते हैं और फाइट करते हैं। मतलब जो जाति पाति की पॉलिटिक्स है वो तो हमारे देश में रही ही है, और शायद अब ज़्यादा कुछ बढ़ गया है। सामाजिक रूप से तो ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन पॉलिटिक्स इनको बार बार पैदा कर देती हैं। तो इस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में है। इतना ही नहीं बल्कि ढूंढ के और भी पढ़ो इनके बारे में। ये सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान को ये मानते ही नहीं थे। ये कहते थे अखंड भारत बनेगा, दोबारा से भारत एक होगा। हिंदू महासभा के नेता थे, भारतीय जनसंघ के ये फाउंडर थे। और सबसे बड़ी बात, ये जम्मू कश्मीर में जो अलग से संविधान का प्रावधान दे रखा था ना 1970, वो इन्हीं के वो थी कि वो ख़त्म करें। जब भारत की सारी स्टेट एक हैं तो जम्मू कश्मीर क्यों नहीं। और ये अब आके 5 अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने इसको ख़त्म किया और अपने नेता का जो सपना था उसको पूरा किया। आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। नोट्स बना लेना, जो भी प्रॉब्लम है वो अपने कमेंट में लिख देना। थैंक यू वेरी मच।